ओपी चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और इनसे बातचीत। एक बार जोरदार तालियां फाइनेंस मिनिस्टर छत्तीसगढ़ सरकार ओपी चौधरी साहब। सर देखिए, इससे पहले माइक आप ले लीजिए सर। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, देखिए मैं आपके बारे में थोड़ा पढ़ा मैंने और एक बहुत ही इंस्पायरिंग चीज मुझे जानने को मिली। वो ये कि आपकी महज 11 साल की उम्र थी, आप माताजी के साथ गए थे कहीं। वहां आपने देखा कि एक कलेक्टर जो है वो आदेश दे रहे हैं और वहां उस दिन आपने कुछ ठाना। वो क्या ठाना आपने, वो जरा हमारे दर्शकों को बता दीजिए सर। मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। मेरे पिताजी स्कूल टीचर थे प्राइमरी स्कूल में, और जब मैं 8 साल का था तो उनका निधन हो गया। मेरी माँ केवल 4वीं क्लास पढ़ी हुई हैं और पिताजी का पेंशन जो माँ को मिलने वाला था, फैमिली पेंशन, वो बन नहीं पा रहा था। तो एक दिन बीओ ऑफिस हम लोग जाते थे, कई बार गए, नहीं हुआ। तो एक दिन जिला कलेक्टर के ऑफिस में गए, कलेक्ट्रेट में गए, और जब कलेक्ट्रेट में गए तो डीओ को, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को, कलेक्टर ने बुला के बहुत डांटा और तुरंत 2-3 दिन में काम हो गया। तो मेरे को लगा भाई ये कलेक्टर तो तोप चीज़ होता है और यही बनना चाहिए। उस समय 11 साल का था मैं, मेरे दिमाग में आया था और मैंने उस दिन से उस ड्रीम को फॉलो किया था। क्या बात है। देखिए, अगर आप जमीन पे रह के सपने देखते हैं तो सपने हकीकत में बदल जाते हैं और वो सच करके दिखाया। जोरदार तालियां एक बार बजा दीजिए आप। सर आप ये बताइए कि आप IAS ऑफिसर रहे हैं, तो आप दंतेवाड़ा में जब आपकी पोस्टिंग थी, हथियार लेकर सोते थे आप? 2011, 12, 13 इस टाइम पे मैं वहाँ पे कलेक्टर था लगभग 2.5 ईयर्स तक, और नक्सलिज्म का वो पिक पॉइंट था। उसी आसपास जीरम घाटी की घटना हुई, उसी आसपास ताड़मेटला की घटना हुई, जिसमें एक सिंगल इंसिडेंट में 76 जवानों की शहादत हुई थी। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं जो आज़ाद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुई। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं होती थी, कोई मंथ ऐसा नहीं जाता था, कोई वीक रादर ऐसा नहीं जाता जिसमें कोई बड़ा नक्सल घटना ना हो। तो बड़ा पीक टाइम था और उस समय हम लोग एक एजुकेशन सिटी बना रहे थे 100 एकड़ से अधिक एरिया में। बाद में उसको KPMG ने वर्ल्ड के बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिस्ट में शामिल किया। 8000 बच्चे आज की तारीख में वहाँ पे रहते हैं। उस एजुकेशन सिटी को जब बना रहे थे तो मेरे नाम से पर्चा फेंका गया था, जवंगा पनेड़ा भूमि अधिग्रहण बंद करो, ओपी चौधरी को नहीं छोड़ना है, ओपी चौधरी को मारना है एंड ऑल। तो बड़ा डर सा लगता था। तो गुरिल्ला से फाइट करना हो तो गुरिल्ला बन जाओ, ये कहा जाता है कि टू फाइट गुरिल्ला बी अ गुरिल्ला, दिस इज बेस्ट स्ट्रैटेजी, ये माना जाता है। तो मैं बाहर कहीं मूवमेंट करता था, डेवलपमेंट प्रोसेस में कहीं भी जाते आते थे तो एक छुप छुपा के गुरिल्ला की तरह आते जाते थे, सारा काम करते थे बट एक टैक्टिक्स के साथ, एक स्ट्रेटजी के साथ करते थे। बट घर में तो आप रात में रहोगे ही रहोगे, तो इसलिए घर की सुरक्षा एक अलग एंगल से करनी पड़ती थी और सारे इंतजाम किए, सारी तरीके से देखा। बट लास्ट में सोचे कि भाई अगर कभी एंटर कर ही गए, उस समय बैचलर हुआ करता था, मैरिज भी नहीं हुई थी, तो मैं और मेरा एक दोस्त बेडरूम में साथ सोते थे। इतना डर और टेरर होता था, इस साइकोलॉजी के साथ रहते थे। और एक AK-47 उसके साइड में और एक AK-47 मेरे साइड में रखते थे। और 2 मेरे बहुत ही विश्वसनीय जवान थे स्पेशल आर्म फोर्स के, और वो दोनों मेरे बेडरूम के बाहर जस्ट सोते थे, बंगले के अंदर ही, कमरे के अंदर ही, जस्ट बेडरूम के जस्ट बाहर में। और अंदर से हमने एक सीढ़ी बना रखी थी कि अगर घुस ही गए नक्सली कभी अटैक करते हुए हमें मारने के लिए, तो हम दोनों दोस्त और वो दोनों जवान सीढ़ी से ऊपर जाकर के एक बैरक मोर्चा बनाया हुआ था घर के ऊपर में, और हम सोचते थे कि 4 AK-47 से आखिरी लड़ाई तो जरूर लड़ेंगे। और मैं मानता हूं कि गुरिल्ला वार में अगर 4 AK-47 से आप ऊपर में जाकर के लड़ाई लड़ते हैं तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप अच्छे सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, अब जब मार पाएंगे। अब जब सर हम आपके बचपन की बात कर लिए, हम आपके जब आप कलेक्टर थे उस जमाने की बात कर लिए, तो आप जरा ये भी बता दीजिए, कोई क्लोज एनकाउंटर कभी हुआ आपका, नजदीकी से सामना हुआ कभी? एक बार हुआ घटना की, मतलब मैं मूवमेंट कर रहा था, पालनार से किरंदूल जा रहा था।
इट वॉज वेरी सेंसिटिव रूट, जिसमें कोई कलेक्टर क्या आम आदमी भी जाने के बारे में उस समय नहीं सोचते थे। और फिर उस रूट से आने के बाद मैं फिर उस समय मेरे जब कलेक्टर था तो पालनार, समेली, अरनपुर, कोंडा सांवली ये रोड बना रहे थे हम लोग। ये ऐसा था कि जैसे उनके कोर एरिया में उनके छाती पे रोड बनाने जैसा था। तो उस रोड को बना रहे थे तो बहुत सडन मूवमेंट करते थे हम लोग, जाते थे बहुत बिजली की तरह गए और वापस आए, बिना कोई रूटीन के, बिना कोई शेड्यूल के, और इवन बिना फोर्स के मूवमेंट करता था मैं जब दंतेवाड़ा हेडक्वार्टर में उस समय रहता था तो मेरे साथ 18-19 जवान घेरे रहते थे मेरे को AK-47 के साथ। लेकिन मैं जब उनके कोर एरिया में जाता था तो बिना कोई सिक्योरिटी के जाता था, क्योंकि आपको गुरिल्ला से फाइट करना है तो आपको गुरिल्ला बनना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कलेक्टर मूवमेंट कर रहा है ये नहीं पता चलना चाहिए, तो इसलिए वैसे मूवमेंट करते थे। मैं बरमूडा पहने रहता था, एक टी-शर्ट पहने रहता था, और कोई छोटी सी इंडिका इस टाइप की छोटी सी गाड़ी में टीचर वीचर के साथ मैं मूवमेंट करता था, ताकि, और एक मीडिया पर्सन का एक आई कार्ड भी रखता था, ताकि कोई मिले भी तो सोच भी ना पाए कि कलेक्टर होगा। तो वैसे मूवमेंट कर रहे थे पालनार से समेली और समेली से रनपुर के बीच में। तब अचानक हमने देखा कि कुछ लोग हैं, वो लोग तेजी से खाट लेकर भागने लगे। तो उनको लगा कि कोई फोर्स आ रही होगी और भागने लगे। थोड़े दूर और जाकर देखे तो हेल्थ डिपार्टमेंट के 2 हमारी नर्स बहनें कपड़ा बांधे हुए थी, उनको प्रेशर डालकर बुलाया गया रहा होगा, कोई बीमार हुआ होगा दादा लोगों का, तो इसलिए बुलाया गया होगा। तो बट हम निकल गए फिर, और इस तरह से कई चीज़ें हुई। मेरी माँ को आमने सामने मिल गए थे, 15 मिनट तक बात किए, बट मैंने भी सिखा रखा था कि बोलना नहीं है कि कलेक्टर की माँ है, नहीं तो पहला आदमी। तो देखिए लेडीज एंड जेंटलमैन, ये कोई फिल्म नहीं है, ये हकीकत है। और इस तरह का काम अगर आप कलेक्टर हैं, वो भी छत्तीसगढ़ में, तो आपको करना पड़ता है। अब जरा मैं गृह मंत्री अमित शाह की बात करता हूं। उन्होंने संसद में ये ऐलान कर दिया, 2026 साल उन्होंने बता दिया, मार्च उन्होंने महीना बता दिया है। तो वो आपको उसको क्रियान्वयन भी करना है, तो कितना मुश्किल, कितना बड़ा चैलेंज है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद पूरी तरह से जड़ से खत्म हो जाएगा। जी, अमित शाह जी कोई भी बात अगर बोलते हैं, कन्विक्शन चाहिए होती है इस तरह की बात करने की। निश्चित रूप से कोई भी बात ऐसी नहीं बोलते, चाहे उन्होंने 370 हटाने के लिए जो भी काम किया, या मोदी जी के लीडरशिप में आज जो भी काम राम मंदिर के लिए हुआ, व्हाटएवर जो भी बोलते हैं, वो बिना प्लानिंग के, बिना कोई बेस के कभी उन्होंने एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया। तो अमित शाह जी ने जो स्टेटमेंट दिया है कि मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म, जो हथियार वाला नक्सलिज्म है, वो समाप्त हो जाएगा पूरे देश से। उन्होंने पूरे देश से कहा है, और निश्चित रूप से इस नक्सलिज्म की लड़ाई को अगर प्रदेश वाइज देखें तो छत्तीसगढ़ उसकी राजधानी कह सकते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं फुल्ली श्योर हूँ कि उनका प्लान बहुत स्ट्रांग रहता है, विजन बहुत क्लियर रहता है, एक्शन उनके बहुत क्लियर रहते हैं। उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि 100% होगा। और छत्तीसगढ़ में जो मैं देख पा रहा हूं, गवर्नमेंट का हिस्सा होने के कारण, फाइनेंस मिनिस्टर होने के कारण, और बस्तर का पुराना अनुभव होने के कारण, निश्चित रूप से मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। चौधरी साहब देखिए, रायपुर, चूंकि मैं खुद भी गया हूं, उस शहर को बसाया गया एक तरह से जब वो स्टेट बना। और अब पिछली सरकार, अगर आप ही की सरकार रहती तो थोड़ा आसान होता, क्योंकि आप जानते हैं, लेकिन पिछली जो सरकार थी वो दूसरी पार्टी की सरकार थी, अब आपकी सरकार है। तो आप मुझे ये समझाइए कि कितने चैलेंजेस आपको शुरुआत में फेस करने पड़े, क्योंकि आर्थिक दशा जो थी प्रदेश की और अब जो है, कितना फर्क आ गया है उसमें? एक्चुअली ब्लेम गेम की कोई मैं पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूं, बट आप किसी भी स्टेट को उठाकर देख लीजिए, कांग्रेस जब भी रूल करती है तो उनको कोई फ्यूचर का कोई लेना देना नहीं रहता है, इसलिए पूरे खजाने को खाली छोड़ कर गए थे। और सब जगह प्रॉब्लम थे, ऑफ बजट्स, बहुत सारे देनदारियां पेंडिंग थी, बहुत कुव्यवस्थाएं थी, मेल एडमिनिस्ट्रेशन थे, जो टैक्स कलेक्शंस जहां पे हो सकते थे वहां पे सब जगह भ्रष्टाचार था, माफिया राज था। उसके कारण हमको गवर्नेंस लाने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। बट हमारे मुख्यमंत्री जी के लीडरशिप में पिछले 1.25 साल में हमने हर जगह गवर्नेंस इंट्रोड्यूस किया है। और इस साल का जो बजट हमने प्रेजेंट किया अभी इसी मंथ, वो गति का बजट है। गति में जी गुड गवर्नेंस के लिए है, ए एक्सिलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, टी टेक्नोलॉजी के लिए, और आई इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए है। तो गति के माध्यम से रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ इंश्योर करते हुए ज्ञान का कल्याण करना, गरीब युवा, अन्नदाता और नारी का कल्याण करना, वेलफेयर स्कीम लाना हमारी सरकार का मूल मंत्र है। हम इकोनॉमिक ग्रोथ भी करेंगे और उसे, उस ग्रोथ को
इंश्योर करेंगे कि इंक्लूसिव ग्रोथ हो, समाज के आखिरी छोर पर खड़ा व्यक्ति को भी उसका लाभ मिले। इस पॉइंट ऑफ व्यू से गति की स्ट्रेटजी के साथ तेज आर्थिक विकास करते हुए ज्ञान का वेलफेयर करेंगे, ये हमारी स्ट्रेटजी। अब चूंकि आपने कांग्रेस का जिक्र किया, वो हमेशा से ये कहते हैं, हिमाचल वहाँ कांग्रेस की सरकार है, कि वो फंड्स जो मिलने चाहिए वो केंद्र सरकार से रिलीज नहीं होते, और बीजेपी हमेशा ये कहती है कि डबल इंजन की सरकार हो तो किस तरह के फायदे होते हैं, तो इसको हम किस तरह से लें? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आप किसी भी स्टेट को, किसी भी स्कीम्स को देख सकते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फंड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो एक सिस्टम से होता है, कभी भी आप इस चीज़ को देख सकते हैं। और बट ऑब्वियसली जैसे पिछले बार छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीबों की आवास की योजना जो पूरे देश में चलाई गई, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रधानमंत्री शब्द जुड़ा है, इस नाम से स्कीम को छत्तीसगढ़ में स्टेट शेयर देने से छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की रिजीम ने रोक दिया, और 18 लाख गरीब जिनको आवास मिल सकता था वो नहीं मिला। हम आते ही पहला संकल्प लिए कि 18 लाख गरीबों को आवास देंगे, और उसके लिए पिछले बजट में 8,000 करोड़ रुपीस का और इस बजट में 8,500 करोड़ रुपीस का हमने प्रोविजन किया है। तो आपका माइंडसेट पॉजिटिव है, तभी आप डबल इंजन की सरकार का लाभ ले सकते हैं। और आप जबरदस्ती विंडिक्टिव पॉलिटिक्स स्टेट ही करेगा, चाहे बंगाल जिस तरह से करता है या छत्तीसगढ़ में जिस तरह से हुआ, तो उससे निश्चित रूप से लाभ तो लोगों को नहीं होगा और नुकसान ही होगा। सर, मैं एक बार फिर से वापस नक्सलवाद पे जाना चाहूंगा। उसके लिए रोड मैप क्या है? क्योंकि बहुत सारे जो नक्सलाइट्स हैं वो मुख्य धारा में भी आना चाहते हैं, तो उनके लिए किस तरह से प्लानिंग है? उनको कैसे आप लोग कन्विंस कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं? क्योंकि ये जिम्मेदारी डुअल है। एक तरफ तो ये कह देना गृह मंत्री का कि नक्सलवाद को जड़ से खत्म कर देंगे पूरे देश से, और जैसा आपने कहा कि कैपिटल है छत्तीसगढ़, तो एक तो वो है, और दूसरा जो लोग मुख्य धारा में आना चाहते हैं, जो हिस्सा बनना चाहते हैं आम जन का, क्या प्लानिंग है, रोड मैप क्या है? एक्चुअली एक होलिस्टिक प्लानिंग के साथ हमारी सरकार, आदरणीय अमित शाह जी के लीडरशिप में काम हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी पूरा एक्टिव होकर देख रहे हैं, हमारे होम देखने वाले डिप्टी सीएम बहुत एक्टिवली देख रहे हैं। मैं एक्चुअली एक होलिस्टिक प्लानिंग जो है, आप देखिए कि इस 1.25 साल में, केवल 1.25 साल में 50 से अधिक कैंप उनके कोर एरिया में इस्टेब्लिश किए गए। 340 नक्सल्स इस 1.25 साल में मारे गए। जब ये मैं बोलूँगा कि पहले जिस रेट से नक्सल मारे जाते थे, और उसमें 10 टाइम्स की वृद्धि है। 1100 से अधिक लोग आत्मसमर्पित हुए। सर, इसमें डायलॉग की भी जरूरत होती है, कांटेक्ट कैसे होता है, कम्युनिकेशन मोड क्या है? सारी तरह से होलिस्टिक मैं बोल रहा हूँ। ये तो फोर्स का एक्शन हो गया कि, और इनके लिए रिहैबिलिटेशन पॉलिसी हमने बहुत स्ट्रांग, बहुत लुक्रेटिव बनाई है, ताकि उनको जो भी मुख्य धारा में जुड़ रहा है उसको हम अकोमोडेट कर सकें। इसके लिए हमने बहुत ही लिबरल होकर के बहुत तेजी से फंड फ्लो भी बढ़ाया है। इन सब के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है कि बस्तर के लिए परसेप्शन बदले। हम सब सोचते हैं कि बस्तर मतलब नक्सलिज्म ही। बस्तर पूरे इंडिया का, पूरी धरती का सबसे खूबसूरत एरिया है, और हम उसे केवल नक्सल के चश्मे से देखते हैं। तो आप इस परसेप्शन की लड़ाई को मीडिया ही बेहतर लड़ सकती है। तो आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि उस परसेप्शन को बदलें। आज बस्तर में इतना पोटेंशियल है, इतना इको टूरिज्म का पोटेंशियल है। अभी कुछ दिन पहले, जस्ट फ्यू वीक्स अगो, प्रियंका चोपड़ा जी बस्तर के एयरपोर्ट पे लैंड करी और फिल्म शूटिंग के लिए जाना पड़ा उनको। तो यहाँ पे इतना अच्छा एयरपोर्ट भी है। वहाँ यूनाइटेड नेशन के वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड के बेस्ट टूरिज्म विलेज को सेलेक्ट किया लास्ट ईयर। उसमें उन्होंने धुड़माराज बस्तर के गांव को सेलेक्ट किया है फॉर होम स्टे एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। कांगेर वैली नेशनल पार्क वहाँ पे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में वो अभी लिस्ट हुआ है। तो इतना खूबसूरत जगह है, इतनी खूबसूरत कल्चर है, और वहाँ पे आज इतने माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं। आपको पता होना चाहिए कि साउथ में जो जितने खट्टे सब्जियां बनती हैं, जितने रसम बनता है, उसके इमली बस्तर से जाती है। सांबर बनता है, सांबर बनता है, सांबर की इमली बस्तर से जाती है। आज इमली की प्रोसेसिंग बस्तर में हो रही है। बस्तर पूरा लस ग्रीनरी से भरा हुआ धरती का सबसे खूबसूरत एरिया है। वह होम स्टे, इको टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म की अपार संभावना है। अभी आज की तारीख में हमारे 300 बस्तर के ट्राइबल युवक और युवतियां लोगों को टूर गाइड बन करके ट्रैकिंग करा रही हैं।
तो इतने सारे संभावनाओं से भरा हुआ धरती का खूबसूरत हिस्सा है, और उस पर हम इंडस्ट्री पॉलिसी हमने बनाई है, उसको पूरी तरह से रोजगार सृजन पर केंद्रित किया है। बस्तर में जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं या नक्सल विक्टिम हैं, उनके लिए स्पेशल प्रोविजन हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी में किया है। जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उनको हमने बस्तर के लिए 20% एक्स्ट्रा इंसेंटिव का प्रोविजन किया है। हमने टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा दिया है। आज वहाँ पे नेचुरोपैथी के हम सेंटर डेवलप कर रहे हैं। तो बस्तर इज फुल ऑफ पोटेंशियल, और मैं बोलता हूँ कि जिसको भी अमीर बनना हो तो रादर दिल्ली गुड़गांव पे बेट करने के बजाय बस्तर पर छत्तीसगढ़ पर बेट करें। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स समिट भी आपकी सरकार ने आयोजित किए हैं अपनी स्टेट में। कैसा रिस्पांस इन्वेस्टर्स की तरफ से मिलता है? और साथ ही जुड़ा हुआ एक सवाल है, मैंने चूंकि रायपुर में खुद गया हूं, तो वो ग्रीन के साथ जो आपने बैलेंस किया है, यानी ग्रीनरी को भी उतना ही बढ़ावा दिया है, तो वो बहुत हद तक बहुत ज़रूरी भी है। किसी भी शहर में जब आप जाएं तो वो ग्रीनरी अगर आपको नज़र आती है तो वो बहुत ही खूबसूरत चीज़ होती है। कैपिटल सिटी भी मेरे डिपार्टमेंट हाउसिंग एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। मैं चैलेंज करता हूं कि आने वाले 5-7 सालों के अंदर ही देश की सबसे खूबसूरत कैपिटल सिटी कोई होगी तो नवा रायपुर अटल नगर होगी। आज हमारे पास 80 स्क्वायर किलोमीटर का लैंड बैंक है जो चंडीगढ़ से भी बड़ा है। लेयर 2 को जोड़ दें 237 स्क्वायर किलोमीटर का लैंड बैंक है। इसका 30% एरिया रिक्रिएशनल है, ग्रीन है। वहाँ पे वाटर, वहाँ पे जंगल सफारी, बॉटनिकल गार्डन, ये अलग ही लेवल की है। हम उसको पीपल सिटी के रूप में डेवलप करने जा रहे हैं। सर देखिए, मैं आखिर में आपसे ये जानना चाहूंगा ओपी चौधरी साहब की, कलेक्टर जब आप थे, डीएम कलेक्टर, और फिर आप मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, तो थोड़ा ड्राई मामला है। आप अनवाइंड कैसे करते हैं? आपको क्या चीज़ बहुत अच्छी लगती है जो जब आपके पास खाली वक्त अगर कभी होता है तो क्या करते हैं आप? बस्तर में घूमना, बस्तर की वादियों में बिना सिक्योरिटी के, बिना आइडेंटिटी के ट्राइबल विलेजेस में जा कर के होम स्टे करना, नदी के किनारे, इंद्रावती के किनारे बैठना। मैंने एक किताब लिखी है इंद्रावती के किनारे पे, किसी को पता नहीं चला मैं कितने बार बस्तर गया। ओपी चौधरी साहब, लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे इस मंच पे आने की। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया ओपी चौधरी जी। मैं गुजारिश करूंगी कि आप मंच पर बने रहें, और अब हम मंच पर बुलाना चाहेंगे न्यूज़ 18 इंडिया और हिंदी डिजिटल के मैनेजिंग एडिटर ज्योति कमल जी को। वो आए और ओपी चौधरी जी को डायमंड स्टेट्स अवार्ड से सम्मानित करें। एक बार जोरदार तालियां। News 18 India Diamond States Awards. News 18 India Diamond States Awards. News 18 India Diamond States Awards.